हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग टीपीए का सेक्शन 12 पढ़ने वाले हैं और सेक्शन 12 पढ़ने के पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने टीपीए का वीडियो बनाने में बहुत से भी ज़्यादा देर कर दी है। तो जो भी लोग टीपीए के वीडियो का वेट कर रहे थे उन सबसे मैं माफ़ी मांग रही हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि आइंदा से मैं टीपीए के वीडियो में इतना लेट नहीं करूँगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग सेक्शन 12 को लेकर के। क्या कहता है ये? दिवाले या प्रेरित अन्य संक्रमण पर हित को पर्यवेक्षक बनाने वाली शर्त। इस सेक्शन की लाइन है वो मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं अपने जो मेरी समझ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सेक्शन 12 में ये कहा जा रहा है कि जब कोई अंतरण करता यानी ट्रांसफरर जो है जब किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करता है तो जिसको अंतरण कर रहा है, जिसको ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफरी हो गया। तो अंतरण करता यानी ट्रांसफरर ट्रांसफरी के सामने एक शर्त रखता है कि भाई हम तुमको अंतरण कर तो रहे हैं, संपत्ति दे तो रहे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है और शर्त ये है कि अगर तुम दिवालिया हो गए तो इस संपत्ति पर तुम्हारे जितने हक और अधिकार तुमको मिल रहे हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, वो सब जब्त हो जाएंगे। तुम्हारा कोई अधिकार तब नहीं रहेगा जब तुम दिवालिया हो जाओगे। तो अगर इस तरह की शर्त लगाई जाती है अंतरणकर्ता के द्वारा तो इस तरह की शर्त शून्य होगी, क्योंकि संपत्ति पर लगाई गई संपत्ति के इंजॉयमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट के लिए कोई भी शर्त होती है वो शून्य ही होती है। इसके पहले वाले भी सेक्शंस में यही बातें बताई गई है, इसके पहले भी कुछ सेक्शंस वैसे ही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। और इसी पैराग्राफ में यानी कि पहले पैराग्राफ में ही ये भी कहा जा रहा है कि अंतरणकर्ता यानी ट्रांसफरर अगर ट्रांसफरी से एक और शर्त लगाए और कहे कि हम तुमको संपत्ति दे तो रहे हैं लेकिन मेरी एक ये भी शर्त है कि अगर तुम दिवालिया हो जाओगे तो फिर तुम इस संपत्ति को किसी को नहीं दे पाओगे, यानी तुम इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। न तो तुम इसको सेल कर सकते हो, न तो तुम इसको मॉर्गेज कर सकते हो, न तो तुम लीज पे दे सकते हो, न गिफ्ट पे कर सकते हो, न ही तुम एक्सचेंज कर सकते हो। तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये संपत्ति तब तुम्हारी रहेगी ही नहीं, तो तुम इसका अंतरण कैसे कर पाओगे? एक तो हम तुम्हारा हक और अधिकार छीनेंगे और दूसरा कि संपत्ति के अंतरण करने वाला जो अधिकार है वो भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो ये जो पहली शर्त लगाई थी उसने कि तुम्हारी संपत्ति के सारे हक जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो वो भी शून्य होगी। और ये जो दूसरी शर्त है कि तुम इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर तुम दिवालिया हो गए, तो ये भी शून्य है। यहाँ पे दोनों शर्तें वॉइड होगी। अब ऐसा क्यों है? इस तरह की शर्तों को वॉइड बनाने के पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि प्रॉपर्टी का जो नेचर होता है वो बंद के रहने वाला कभी नहीं होता है। यानी अगर प्रॉपर्टी को हम बांध के रखें, एक ही व्यक्ति सिर्फ उसका इस्तेमाल करते रहे और दूसरा उसको इंजॉय ना कर पाए, तो प्रॉपर्टी का ये नेचर कभी भी नहीं है। प्रॉपर्टी का नेचर हमेशा ट्रांसफर होने वाला ही नेचर रहा है। दूसरा ये कि जो व्यक्ति दिवालिया हो गया उसके जो कर्जदार थे उसका पैसा तो रह गया उसके ऊपर, तो अब जब वो अपनी संपत्ति को बेच ही नहीं सकता तो उनके कर्ज कैसे उतारेगा? तो यहाँ पे उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी जो उसके कर्जदार हैं, क्योंकि जब यहाँ पर शर्त लगा ही दी गई कि जैसे ही तुम दिवालिया हो जाओगे तुम संपत्ति का कुछ नहीं कर सकते, जो जब कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर पैसा कैसे चुकाओगे? तो यहाँ पे उन लोगों को भी दिक्कत है, लॉस उन लोगों का भी हो रहा है जो कि पैसा दे रखे हैं उस व्यक्ति को जो दिवालिया हो गया। और दिवालिया तो वो तभी होता है ना जब उसके पास कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पे इस तरह की शर्त इसीलिए शून्य रखी गई है कि बाद में इससे बहुत चीजों का नुकसान जो हो रहा है वो बच जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाती हूँ कि अगर ट्रांसफरर कहता है ट्रांसफरी से कि जैसे ही तुम दिवालिया हो जाओगे तुम इस पर से सारा हक खो दोगे, ये शर्त शून्य है। दूसरी शर्त, जैसे ही तुम दिवालिया हो जाओगे तुम इस संपत्ति पे हक जो खोगे तो ट्रांसफर करने का हक भी तुमसे चला जाएगा। यानी अगर वो ये कहे कि तुम सिर्फ इसका इस्तेमाल करोगे लेकिन तुम इसको किसी और को दे नहीं सकते, तो ये भी शर्त यहाँ पे शून्य है। वजह मैंने आपको बता दी कि प्रॉपर्टी का नेचर बंद के रहने वाला कभी नहीं रहा है। और दूसरा, इससे जो लेनदार हैं, जो कर्जदार हैं, उनको भी इससे नुकसान होता है क्योंकि उनका कर्जा वैसे का वैसे धरा का धरा रह जाता है। इसका दूसरा पैराग्राफ जो है वो पहले वाले पैराग्राफ का अपवाद है। टीपी एक्ट में आपको, टीपी एक्ट में ही क्या, लॉ में बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं
लगभग समझ लीजिए वैसे ही एक्ट हैं जिसके सारे के अपवाद जो है आपको नीचे मिल जाते हैं, कुछ के परंतु मिल जाते हैं और कुछ के अपवाद स्वरूप। यहाँ पे इसका अपवाद कहता है, क्योंकि ऊपर तो बोल रहा है कि शर्त शून्य होगी और नीचे कहता है कि नहीं, इस तरह की शर्त आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी लगा सकते हैं। अब कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जब पट्टा करता, जिसको हम लोग लेसर कहते हैं, वो जब अपनी संपत्ति को किसी को पट्टे पर देता है, यानी जिसको दे रहा है वो लेसी हो गया, वो पट्टा दाता कहलाएगा। सॉरी, वो पट्टेदार कहलाएगा, माफ कीजिएगा। तो पट्टा दाता जो अपनी संपत्ति को पट्टे पर देना चाहता है, और पट्टेदार जिसको वो संपत्ति पट्टे पर दे रहा है, जिसको हम लोग लेसी कहते हैं। तो जब भी जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को लीज पर देता है, यानी कि पट्टा दाता जो है वो इस तरह की शर्त लगा सकता है। यानी अगर वो अपने फायदे के लिए पट्टे दाता पर कोई शर्त लगाना चाहे तो वो शर्त शून्य नहीं होगी। दूसरा ये कि अगर वो अपने फायदे के लिए नहीं और अपने उत्तराधिकारियों के लिए लगाना चाहे, कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकाराधीन, यानी कि उसके जो लीगल हायर्स होंगे, यानी जो लेसर है उसकी जो लीगल हायर्स होंगे, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे, अगर वो अपने नहीं उनके फायदे के लिए कोई शर्त लगा करके किसी प्रॉपर्टी को लीज पर देता है तो वो शर्त भी शून्य नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ पट्टा दाता को ये अधिकार दिया गया है, यानी लेसर को ये राइट दिया गया है कि जब वो अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देता है तो वो अपने फायदे के लिए और अपने उत्तराधिकारी यानी अपने लीगल हायर्स जो भी उसके होंगे आने वाले कल में, उनके फायदे के लिए इस तरह की शर्त लगा सकता है। यही दो बातें इस सेक्शन में है और यही दो पैराग्राफ। ये सेक्शन बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार का ये एक कवरिंग पेपर है, बिहार के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है बिहार क्वालिफाई करने के लिए, तो मेरा तो यही कहना होगा कि आप हर सेक्शन को गो थ्रू कीजिए, इम्पोर्टेंट सेक्शन को ज्यादा अच्छे से पढ़िए। तो इस सेक्शन में इतनी ही बातें थी, इसके साथ कोई ऐसा केस लॉ नहीं है, कोई लीगल मैगजीन नहीं है जो आपको मैं बताऊं, लेकिन जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आई है तो अनलाइक कर दीजिए, सिंपल। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, नहीं बनना चाहते तो नहीं बनिए, और अब सब्सक्राइबर बन ही रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अपने बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए जो बिहार जुडिशियल सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, या फिर और अदर स्टेट में अगर वो टीपी एक्ट दे रहे हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो उनके बहुत काम आने वाला वीडियो में विश्वास दिलाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी टीपी एक्ट का सेक्शन 13, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 12 को आप बार बार सुनिएगा, इसके लिए शॉर्ट नोट बना लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, मेरी वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क का काम जो है एग्जाम में करना है, अभी नहीं। तो बस इतना ही आज के लिए मेरा कहना है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई बात हो तो आप लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। आप सभी अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।